देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सुप्रभात के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जो सीधा वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर पहुंच चुकी है एएसआई सर्वे की टीम, और जल्द ही यानी सुबह 7 बजे समय दिया गया था, सुबह 7 बजे से यानी अभी इसी वक्त से सर्वे वहां शुरू हो चुका होगा। तो ज्ञानवापी परिसर पहुंच चुकी है एएसआई सर्वे की टीम। सबसे पहले पश्चिमी दीवार से शुरू किया जाएगा सर्वे का काम। साथ ही एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे के लिए वहां पहुंच चुकी है और 7 बजे का समय निर्धारित किया गया था सर्वे शुरू करने का। उसी के साथ वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान की गई है। सर्वे से पहले वादियों ने इस दौरान पूजा भी की। साथ ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे सुबह 7 बजे जो समय निर्धारित किया गया था उसी के साथ शुरू कर दिया गया है। इसमें मस्जिद के वजूखाने को छोड़कर परिसर के बाकी हिस्सों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने 2 दिन पहले शुक्रवार को यानी 21 जुलाई को काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसका एएसआई सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी। इसके लिए एएसआई की टीम रविवार को ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंची और वाराणसी कमिश्नर से मुलाकात की। हिंदू पक्ष के सभी अधिवक्ता भी पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंच चुके हैं, जहां देर रात तक उनकी मीटिंग चली। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंद ने बताया कि सावन के तीसरे सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसी दौरान जहां सर्वे शुरू हो गया है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भूपेश बघेल को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो सीएम पद के लिए बघेल के नाम को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आलाकमान के नेतृत्व में गुटबाजी खत्म करने का भी तरीका बताया है और कहा कि उन्होंने अपने साथी सीएम भूपेश बघेल के साथ साझा काम किया था और अब तनाव के दिन पीछे रह गए हैं। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में कहा कि जब तक किसी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक उसे जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है। इस मामले में एक व्यक्ति पर 12 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप था। आरोपी को जमानत देते हुए इस टिप्पणी को कोर्ट ने जारी किया है। जज सुनैना शर्मा ने कहा कि आरोपी को निर्दोष माना जाता है जब तक उसे दोषी साबित नहीं किया जाता और उसे आपराधिक न्याय शास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों में एक माना जाता है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में कहा है कि जब तक किसी आरोपी को दोषी नहीं करार किया जाता तब तक उसे जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है। इस मामले में एक व्यक्ति पर 12 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप था। आरोपी को जमानत देते हुए इस टिप्पणी को कोर्ट ने किया है। जज सुनैना शर्मा ने कहा तो दिल्ली अध्यादेश मामले को लेकर राज्यसभा में यह पेश किया गया। तो दिल्ली अध्यादेश को लेकर राज्यसभा में उसका विरोध करने की बात कही गई है। राज्यसभा में किए दिल्ली अध्यादेश को राज्यसभा में पेश किया गया, जिसके बाद प्रस्तावित विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी ने, बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश के प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ कड़ा विरोध किया है। विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में सरकार के लोकतांत्रिक और लोकप्रिय जवाबदेह मॉडल को कमजोर करना है और इससे जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक शासी तंत्र को वंचित किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर इस विरोध का विरोध किया है और विधेयक का
डिजाइन स्पष्ट करके इसके खिलाफ उठाए गए मुद्दे को उजागर किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में फिर से बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। पिछले दिनों जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तब दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों तरफ पानी घुस गया था। आम आदमी के घरों को तो छोड़िए, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों तक के घरों में पानी पहुंच गया था। इस दौरान रविवार शाम को 6 बजे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जो 206 मीटर दर्ज किया गया। साथ ही दिल्ली सरकार अब निचले इलाकों को खाली करने की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में फिर से बाढ़ के हालात, जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर दिया और 206 मीटर दर्ज किया गया था। निचले जो इलाके थे उनको इस दौरान खाली करा दिया गया है। वहीं बरेली में रविवार को कांवड़ियों पर भारी पथराव किया गया। इस हमले में 1 दर्जन कांवड़िए घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर तैनात होकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांवड़ियों ने दावा किया है कि इस पथराव की प्लानिंग पहले से ही की गई थी और इसके पीछे कुछ शरारती तत्वों के शामिल होने की बात कही गई है। बरेली के एसपी सिटी राहुल ने कहा कि इस घटना की जांच के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं कर्नाटक में टमाटर की अनोखी चोरी की घटना सामने आई है। एक पति पत्नी ने अनोखी चोरी को अंजाम दिया, जहां दोनों ने प्लान बनाकर टमाटर से भरे ट्रक को ही गायब कर दिया। दोनों की इस ट्रिक को जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों ने किसान से पैसे ऐंठने के लिए दुर्घटना का नाटक किया और फिर 2 टन टमाटर से भरे ट्रक को गायब कर दिया। इस दौरान कर्नाटक पुलिस ने तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक में टमाटर की अनोखी चोरी का खुलासा पुलिस ने करते हुए जो चोर पति पत्नी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में नेता लगातार कथावाचकों के बड़े बड़े आयोजन करवा रहे हैं और अब इस लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम का कमलनाथ का नाम भी जुड़ चुका है। कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में इसके लिए करीब 25 एकड़ जमीन को किराए पर ले लिया गया है। सिमरिया में ही कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान भगवान की मूर्ति बनवाई है, जिसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया गया है। इसी मंदिर के पास राम कथा का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया है और इसी को देखते हुए सियासत भी तेज हो गई है। वहीं मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में गतिरोध जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो इस मुद्दे पर संसद में बहस करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति ना करे। मणिपुर के हालात पर विपक्षी दलों ने संसद में संयुक्त विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। वो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दर्दनाक है, चाहे पीड़ित किसी भी राज्य से हो। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य जिम्मेदार है, ऐसा खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छुक है, जो राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और मणिपुर जैसे राज्यों में घट रही है। साथ ही मणिपुर हिंसा पर संसद में बहस की भी बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों पर पथराव का मामला सामने आया है। बरेली के
जोगी नवाद स्थित इलाके में कांवड़ियों पर पथराव हुआ, जिसके बाद से वहां का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कांवड़ियों के जत्थे पर पथराव तब हुआ जब कांवड़िए मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में दर्जन भर से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए हैं। करीब 2000 कांवड़ियों का जत्था कचला से जल लेने के लिए जा रहा था, तभी शानूरी मस्जिद से पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों के भी पत्थर लगे हैं। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स भी बुलाई गई है। वहीं उत्तराखंड के विकासखंड पुरोला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नगर पंचायत पुरोला, छाडाखड, कुरूडा गांव, छाड़ा गांव आदि क्षेत्रों का पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दौरा किया और प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं महिला नेतृत्व महासम्मेलन का तीसरा वार्षिक आयोजन नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में रीना रे, रेनू भाटिया और गीता चंगो जैसी प्रमुख हस्तियां उपस्थित रही। विभिन्न राज्यों से आई महिलाओं को सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण और उनके योगदान के बारे में बातचीत की। महिलाओं की मानसिकता में हो रहे परिवर्तन के प्रतीक स्वीकार करते हुए यह आयोजन उन्हें अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करता है। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नेतृत्व महासम्मेलन का हुआ आयोजन, तीसरा वर्ष का यह कार्यक्रम रहा सफल। आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज महिला नेतृत्व महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में रीना रे, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, रेनू भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमन, गीता चंगो, भारतीय नाट्यम पद्मभूषण सम्मानित मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिसके बाद अलग अलग राज्यों से आई हुई महिलाओं को मंच से उनका स्वागत लोक परिषद व शी ग्रुप के द्वारा मोमेंटो शॉल से सम्मानित किया। अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने हेतु जागरूक करने का प्रयास किया। टीवी 100 की टीम के द्वारा विशिष्ट आए हुए अतिथियों से बातचीत की गई, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, भारत में महिलाओं की मानसिकता बदल रही है। हमारे देश में शिक्षक युवतियां आगे बढ़कर अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज का यह खास कार्यक्रम शी व लोक कला परिषद के द्वारा संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम रहा है, कितना सफल रहा है और कैसे यहाँ पर लोगों का एकत्रित हुआ? कार्यक्रम तो बहुत ही ज्यादा सफल रहा है। इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया है जो सभी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा कामयाबी देखे हैं, और ये देखने को मिला है कि देखो, तकलीफ तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन अगर साथ मिलकर हम कठिनाई का सामना करेंगे तो हम मंजिल तक तो जरूर ही पहुंच जाएंगे। इसे बहुत अच्छा लगा था आज का। आज महिलाओं के नेतृत्व का यह महासम्मेलन का तीसरा वर्ष था, कितना अनुभव इससे पहले किया गया है और आज की वर्तमान स्थिति कैसी है? सबसे पहले मैं शी फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके तीसरे कार्यक्रम के लिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसी सोच की महिलाओं को जो वुमेन लीडरशिप जब नाम आता है तो हम सोचते हैं केवल पॉलिटिक्स या लीडर्स, लेकिन वुमेन लीडरशिप का मीनिंग जो उन्होंने दिया है और है कि वुमेन हर चीज में लीडर है, बस केवल अपने आप को टटोलने की बात है। इस चीज को याद दिलाने के लिए, इस चीज को अंदर से निकालने के लिए अलग अलग महिलाओं को, अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को बुलाकर उनके विचार सुनना, आदान प्रदान करना और हर महिला को इससे कनेक्ट करना, ये एक बहुत अच्छा विषय है। ऐसे मंचों को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, 100 में से 10 ही औरतें
औरतें अगर उसको ग्रास्प करती हैं, उसके ऊपर अमल करती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनती है। आज सब सी ऑर्गेनाइज के साथ में तीसरा एडिशन ये रहा है, कितना सफल रहा? बहुत अच्छा, आप लोगों ने देखा ही ये कितना अच्छा सफलता है। दूसरा ये है कि जो हम लोगों का स्टैंडर्ड है अवार्ड का, जो जिस तरीके से नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए आईएएस ऑफिसर जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो अपने अपने फील्ड के प्रोमिनेंट हैं, उनको हम लोगों ने ये अवार्ड दिया है। और ये बहुत एक अच्छा शुरुआत है हम लोगों का, जो हम लोग तीसरा एडिशन कर रहे हैं, और ये इतना अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, और लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम लोग एक जो अपने अपने क्षेत्र में महिलाएं जो काम करती हैं, खासकर जो वंचित महिलाएं हैं, जैसे मुरैना से भी आई हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, जो एसएचजी का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, अलग अलग चलाती हैं, जो जिनको कि एक गांव में छुपा हुआ, जिसको कहते हैं कि अपने काम करते हैं, उनको रिकॉग्निशन बहुत कम मिलता है, उसको हम लोग इसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाते हैं और अवार्ड देते हैं। इससे एक अंदर की खुशी और उनको बढ़ावा देने में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि विदाउट महिला को आगे बढ़ाए हुए पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर की काम काज के लिए रह गई हैं, अब एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, पायलट बन रही हैं, डिफेंस में जा रही हैं, हर क्षेत्र में अपना अपना नाम कमा रही हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि आगे भी ये पर चले। और इस अवार्ड को बहुत अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से भी लोग बहुत आए हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से हैं, हरियाणा से हैं, जो 3 बहनें हैं, छोटी सी बच्चियां, सब गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। तो इससे बड़ा देश के लिए खुशी और क्या हो सकता है। ये बहुत खुशी का माहौल है, और आगे भी हम लोग परस्पर इसको बढ़ावा देंगे। आपसे लास्ट क्वेश्चन चाहूंगा कि जो 3 वर्ष पहले की स्थितियां थी, उसके बाद आपकी टीम के द्वारा सतत प्रयास किए गए, और आज कितने प्रतिशत तक आप अपने सफल कार्यों पर सफल रहे? हम लोग अभी तो देखिए, हम लोग तो 70 to 80% इसको हम लोग अभी आंक रहे हैं कि अभी सफलता पाए हैं, और आगे हम लोग कोशिश है कि 100% कोशिश कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए जो भी उत्थान का कार्यक्रम होगा हम लोग करेंगे, और जितना भी मदद होगा उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। तीसरा एडिशन आज कंप्लीट हुआ है, कैसा रहा, कितना सफल रहा ये आयोजन? मुझे लगता है कि मेरा जो मोटिव था कि फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ को, लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने का सोसाइटी को, तो वो सक्सेसफुल रहा। बिकॉज एंड द स्पीचेस वर वेरी मोटिवेशनल बाय द chief guest and the guests of honor, and they were from different fields. So, and it was not a very high-end speech, but it was like very practical and very connecting to the audiences at the large. So I am very, very happy, and I'm very grateful that they were able to make it and build a strong platform here for all the womenhood in the society. कम एज की लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। कितना बदलाव बीते वर्षों की अपेक्षा अब देखा जा रहा है? अब तो मतलब कि most of the fields we have the maximum number of women only, and it is very good that girls, the young women at very young age, they are able to qualify. They are so dedicated, and they are so focused of the career, and they are from different walks of life, and they have broken the glass ceilings and carved a niche for themselves. That is highly commendable, and we want to promote more and more for the young women, the girl child, and we want to bring them together, and we have full support to them, and we want to recognize them at each and every step that we take to do for society. Yeah. और आज यहाँ उत्तराखंड की तरफ से मुझे वुमेन इन लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 जो शी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रहा है, उसमें अवार्ड दिया गया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ संस्था का, जो समय समय पर जो महिलाएं अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको सम्मानित करती हैं और उनका हौसला अफजाई करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए महिला सशक्तिकरण में कार्य करती है, कितना मुश्किल पड़ता है अवेयर करना? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत मुश्किल है, उन्हें बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन एक बात और है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं तन मन और धन से चाहे वे बेशक
कम हो लेकिन जुनून से भरी पूरी होती हैं और उनमें उनके अंदर काम करने की और एम्पावरमेंट को समझने की एक चाह होती है जो वो पूरी तरह से निभाती हैं। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आज इतने लोगों से मिली हूँ जो अवॉर्डीज हैं, जो प्रशासनिक कार्यों में हैं, सम्मानित किया गया है, जिन्हें सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है। और ये एक बड़ी अच्छी पहल है इस संस्था की और ये तीसरा अवार्ड है और इस तरह के अवार्ड होने चाहिए ताकि महिलाओं को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि महिलाओं को अवार्ड मिलता है तो समाज में उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है और सम्मान आपका दायित्व बढ़ाता है, जिम्मेदारी बढ़ाती है, आपको और काम करने की ऊर्जा मिलती है। मैं डॉक्टर कीर्ति काले, मैं कवयित्री हूँ, हिंदी की कविताएं लिखती हूँ और कवि सम्मेलन में जाती हूँ। कई पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं। आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में मैंने कई बार काव्य पाठ किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। लाल किले के कवि सम्मेलन से कई बार मैंने काव्य पाठ किया और लगभग 15-16 देशों में अभी तक मैं हिंदी कविता को लेकर गई हूँ। देश के मैडम तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं आपकी कविताओं की गूंज हर एक घरों में सुनने को मिलती है। लोग बहुत ही रोचक तरीके से आपकी उन कविताओं को पढ़ते हैं। आज ये तीसरा एडिशन शी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है जिसमें आपको भी सम्मिलित करने का ये ऑफर दिया था। कैसा महसूस कर पा रही थी? शी एक नाम से ही पता चलता है कि ये महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है और ये महिलाओं के लिए काम करती है। इसमें ऑर्गेनाइजर्स तो पुरुष भी हैं लेकिन वो महिलाओं के लिए काम करते हैं। महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं उन्हें सम्मानित किया गया और उनमें से एक मैं भी थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ शी को कि वो इसी तरह से शी और ही दोनों साथ में मिलकर एक नया युग का निर्माण करेंगे, एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। टीवी 100 की टीम के द्वारा आज आपको यह पूरी कवरेज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं जहां पर आज महिला नेतृत्व महासम्मेलन का यहाँ आगाज हुआ था, जहां पर दूर दराज से कई राज्यों से कुछ महिलाएं ऐसी शामिल हुई जिन्होंने अपने जीवन की कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफलता और मंजिल का हासिल किया था। और आज हमारे साथ भी एक ऐसी ही युवती मौजूद हैं जिनके द्वारा यूपीएससी क्लैंड किए गए हैं, फर्स्ट रैंक फॉर इंडिया के लिए वह चयनित हुई हैं। आइए उनसे उनके विचारों को साझा करते हैं कि कैसे स्ट्रगल हुआ लाइफ में और कैसे मुकाम ये हासिल हुआ। मैडम बहुत स्वागत है टीवी 100 में। पहले तो थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगा इस सफलता का राज, कितनी चुनौतियां इससे पहले प्राप्त हुई? देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी थी बट हर एक सेटबैक, हर एक स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया डे बाय डे। सो फाइनली मेरा ये 5th अटेम्प्ट में जाके यूपीएससी क्लियर हुआ विद ऑल इंडिया रैंक 138। बट हर एक सेटबैक, हर एक फेलियर ने मुझे अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। सो आई एम थैंकफुल टू द सेटबैक्स दैट आई वेंट थ्रू। हमारे देश में कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की यहाँ स्थितियां देखने को मिलती हैं या बच्चियों को घर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं डर परिवार के और अन्य लोगों को लगा रहता है। कि आपके साथ भी ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जब आप इससे तैयारी में लग रही थी? देखिए, एज अ वुमेन काफ़ी चैलेंजेस आपको झेलने पड़ते हैं बट उस समय फैमिलियल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली बात है। तो मैं सभी पेरेंट्स को, सभी फैमिली मेम्बर्स, सभी रिलेटिव्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बिकॉज आप उन्हें पढ़ाएंगे तो पूरी पीढ़ी को पढ़ाएंगे, पूरी आगे वाली जनरेशंस को पढ़ाएंगे। बिकॉज आई वॉज लकी, मेरी नानी भी पढ़ी लिखी, वो टीचर थी, मेरी मॉम भी टीचर रह चुकी हैं। एजुकेशन, फैमिली एनवायरनमेंट मिला, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है हमारे देश में। आशी ग्रुप ने आपको इनवाइट किया था और यहाँ पर आपको भी पुरस्कृत किया गया है, कैसे फील कर रही हैं? इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज। ये मेरा पहला फेलिसिटेशन है जिसमें मैं गई, क्योंकि ये विमेन इन लीडरशिप की बात कर रही थी और मैं खुद सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो विमेन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरा हमेशा से रहा है। और अब आगे चल के मुझे अगर इंडियन पुलिस सर्विस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली विमेन एम्पावरमेंट के लिए करना चाहूँगी। 100 की टीम आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और आप सुन पा रहे थे ये सावित्री जी को, जिनके द्वारा यूपीएससी क्लैंड ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पर इन्हें चयनित किया गया था। निश्चित रूप से भारत देश में बदलती तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही हैं, जहां पर महिलाओं के द्वारा उनके परिवार के सहयोग से, उनके आस पड़ोस के सहयोग से वह भी बढ़ रही हैं और कंधे से कंधा मिला करके पुरुष समाज के साथ में सहभागिता दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ संजय पांडे के साथ शुभम सोनी। इसी के साथ सुप्रभात में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टीवी 100।